तो जंग के मैदान से देखिए एक बहुत ही अलग खबर आई है। पुतिन के घर में एक जासूस को लेकर कई सारी बातें कही जा रही हैं। आगे विस्तार से आपको बताएंगे। जंग के ठीक बीचों बीच ये सनसनीखेज खबर हम आपको बताएंगे। पता यह लगा है कि रूस में एक जासूसी नेटवर्क एक्टिव था और इस जासूसी नेटवर्क के केंद्र में थी रूस की एक टॉप पॉप गायिका, जी हां, और जिनका नाम है अल्ला पुगाचेवा। जी हां, अल्ला पुगाचेवा पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक दशक से अल्ला पुगाचेवा ने कौन कौन सी जानकारियां पश्चिम देशों को भेजी हैं। क्या सरकार से जुड़ी जानकारियां विदेशों में भेजी गई हैं? क्या पुतिन की जासूसी की गई है? क्या रूस के गुप्त परमाणु हथियारों की तकनीक यूरोप अमेरिका तक पहुंचाई गई और क्या रूस की घातक मिसाइलों की तैनाती की जानकारी लीक की गई? ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं और कटघरे में रूस की पॉप स्टार को खड़ा किया जा रहा है। पॉप स्टार पर उंगली उठाई जा रही है। सच क्या है? आगे हम पड़ताल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सवाल क्यों सामने आ रहे हैं। तो अल्ला पुगाचेवा के खिलाफ रूस में गुस्सा है और पॉप स्टार को विदेशी एजेंट घोषित करने की मांग। बड़ी जानकारी है ये। रूसी न्याय मंत्रालय से विदेशी एजेंट घोषित करने की मांग की गई है। अल्ला पुगाचेवा पर मोसाद एजेंट होने का शक है। तो रूस के चर्चित पॉप स्टार पर यह बड़ा आरोप लगा है। जी हां, जासूस होने का, विदेशी एजेंट होने का आरोप लगा है पुगाचेवा पर। और अब आपको बताते हैं कि अल्ला पुगाचेवा कौन है और उन पर क्या आरोप लगे। सबसे पहले तो ये जानिए, रूसी पॉप स्टार हैं और इनके ऊपर ये जासूसी का ठप्पा लगा है। कौन है अल्ला पुगाचेवा? तो यूक्रेन युद्ध और पुतिन सरकार की आलोचक रही हैं, इसके लिए इनको जाना जाता रहा है और 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल में रह रही हैं और आप समझ सकते हैं कि क्यों मोसाद का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। अल्ला पुगाचेवा के पति मैक्सिम गाल्किन पुतिन विरोधी रहे हैं, पुतिन एंटी पुतिन फ्रंट को सपोर्ट करते रहे हैं और मैक्सिम गाल्किन को रूस में विदेशी एजेंट का भी टैग हासिल है, यानी कि ये भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं और क्लासिफाइड जानकारियां लीक करने के गंभीर आरोप हैं पुगाचेवा पर। और यही वजह है कि पुगाचेवा को लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं, सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक जानकारियों तक उनकी पहुंच रही है, उनका एक्सेस रहा है और इस वजह से ये सारे गंभीर आरोप लगे हैं। रूस को राजनीतिक तौर पर अस्थिर करने का भी आरोप है पुगाचेवा पर और मोसाद के लिए शीत युद्ध में काम किया, यह भी आरोप है पॉप स्टार के ऊपर कि मोसाद के लिए जानकारियां जुटा रही थी। सैकड़ों अहम जानकारियों को अमेरिका तक पहुंचाया है मोसाद के माध्यम से। ये सारे गंभीर और बड़े आरोप पुगाचेवा पर। और देखिए, पश्चिमी देश शीत युद्ध से ही रूस की जासूसी करते आए हैं। अब रूसी पॉप स्टार पर विदेशी एजेंट होने का शक जताया जा रहा है। तो रूस से क्या क्या जानकारी लीक होने का शक है, जल्दी से बिग बॉल के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये जानकारियां बहुत ही क्लासिफाइड है, रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1, परमाणु प्रोग्राम से जुड़ी जानकारियों को लीक करने, उनको एक्सचेंज करने का शक है पुगाचेवा पर। न्यूक्लियर सबमरीन की पोजीशन को लेकर, सैनिकों की पोजीशन को लेकर, मिसाइल कार्यक्रम, परमाणु जखीरे की लोकेशन, पुतिन का स्वास्थ्य, ये तमाम जो जानकारियां हैं इनको मोसाद के माध्यम से इजराइल, अमेरिका तक, पश्चिमी देशों तक पहुंचाने के शक हैं पुगाचेवा पर, पॉप स्टार के ऊपर। इस वजह से ये काफी गंभीर आरोप है अगर रूस के लिहाज से देखें तो, क्योंकि रूस में हमने देखा है कि पुतिन जरा भी बर्दाश्त नहीं करते इन सब चीजों को कि देश की जानकारी विदेशी हाथों में जाए। और यहां तो आप देखिए कि पूरी की पूरी बड़ी लिस्ट है सेंसिटिव क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन की। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, ये जो दावा है, ये जो पुगाचेवा को लेकर कहा जा रहा है और जो जानकारियों की लिस्ट हम दिखा रहे हैं, ये काफी क्लासिफाइड, काफी इंपॉर्टेंट और ऐसी जानकारियां जिसको पुतिन तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सके। क्या बड़ी बातें कही जा रही है और पुगाचेवा निशाने पर क्यों? देखिए रवि, वाकई में ये बहुत ही दिलचस्प मामला है और मेरा मानना यह है कि नावल्नी के मौत के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक रूस में एक कैरेक्टर चाहिए और वो उम्मीद अल्ला पुगाचेवा से उनको दिखती है। हालांकि जब आप इनकी उम्र देखेंगे, 15 अप्रैल को ये 75 साल की हो जाएंगी और आप सोचिए कि ये वो शख्सियत हैं जो कि जब पुतिन स्कूल में थे तब से वो पॉप स्टार रही हैं। 1965 से रूस की सबसे बड़ी पॉप स्टार रही हैं। पिछले 6 दशकों से गाना गाती रही हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करती रही हैं, लेकिन साथ में वो एक्टिविस्ट हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में उन्होंने साफ तौर पर कहा
कि वो इस युद्ध के पक्ष में नहीं है। अभी जब क्रॉकस सिटी मॉल में जब हमला हुआ तो उसके बाद भी एक हफ्ते तक उन्होंने इस हमले की निंदा नहीं की। यही वजह से पुतिन के तमाम समर्थक अचानक अल्लाह पुगाचेवा के खिलाफ वो अगर आप कहें तो पीछे उनके पीछे पड़ गए और मांग किया जाने लगा कि इनको विदेशी एजेंट घोषित किया जाए। लेकिन आप देखेंगे तो चूंकि इनके पास इजराइल की नागरिकता है, युद्ध के बाद वो इजराइल चले गए थे, उनके चौथे पति हैं मैक्सिम गाल्किन जिनको विदेशी एजेंट घोषित किया गया था, और उसके बाद से ये खुद कह रही हैं, ये पिछले 1-1.5 साल से कह रही हैं कि मुझे विदेशी एजेंट घोषित करो, लेकिन क्रेमलिन नहीं कर रहा है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि पुतिन भी इनके समर्थक हैं और अल्लाह पुगाचेवा सोवियत जमाने की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक हैं, इसलिए क्रेमलिन भी फूक फूक कर कदम उठा रहा है और इसी मौके का फायदा अमेरिका और पश्चिमी देश उठाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, लौटेंगे हम आपके पास। देखिए, बड़ी बात, बड़ी जानकारी आप दे रहे थे अल्लाह पुगाचेवा के बारे में, और सबसे बड़ी बात की जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से पुगाचेवा पर ज्यादा ही गंभीरता के साथ ये आरोप लगे हैं। उनके स्टैंड को देखते हुए एक हिस्ट्री है उनकी पॉपुलैरिटी के साथ साथ। और देखिए, रूस यूक्रेन के वॉर जोन से हमले का नया वीडियो भी सामने आया है। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। रूस ने MLRS से मजबूत गढ़ पर, यूक्रेन के मजबूत गढ़ को टारगेट किया, उस पर हमले किया। रूस के हमले में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। तो यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट किया गया रूस की तरफ से, और यह भी दावा किया गया है कि जबरदस्त नुकसान हुआ है यूक्रेन को इन हमलों में। और पश्चिमी देश पुतिन की जासूसी कर रहे हैं, तो पुतिन ने भी जासूसी नेटवर्क तैयार कर लिया है। रूस, जर्मनी समेत यूरोप के दर्जन भर देशों की जासूसी में लगा हुआ है। यह खुलासा जर्मनी के एक अखबार ने किया। अखबार के मुताबिक रूसी जासूस हनी ट्रैप के जरिए जर्मनी के रसूखदार लोगों को फंसा रहे हैं और अहम जानकारियां हासिल कर रहे हैं। तो देखिए, रूस का जासूसी नेटवर्क भी यूरोप में फैल चुका और यूरोप पर रूसी जासूसों की एक तरीके से ये स्ट्राइक हो गई है। अखबार के हवाले से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं। क्या दावा किया जा रहा है? तो रूसी जासूस हनी ट्रैप के जरिए जासूसी करवा रहे हैं और ब्रिटेन, जर्मनी के नेताओं, सैन्य अफसरों को निशाने पर लिया है। यूरोप के दूसरे देशों में भी रूसी जासूसों का पूरा एक नेटवर्क है। सैन्य प्रतिष्ठानों में तैनात कर्मचारियों को भी प्रभावित करने की कोशिश है इस नेटवर्क के जरिए। जर्मनी में डेटिंग ऐप से बचने का सर्कुलर जारी किया गया है। जासूसों को भर्ती करने के लिए डेटिंग ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है और संवेदनशील जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है। मनीष हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मनीष, ऐसा लग रहा है कि एक इंफॉर्मेशन वॉर और उसके साथ साथ ये स्पायोनेज सिस्टम जो एक जासूसी तंत्र है, इसका जबरदस्त सहारा लिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम कोल्ड वॉर या उससे पीछे भी द्वितीय विश्व युद्ध के युग में चले गए हैं, जहां जासूसों पर ही निर्भर करता था कि युद्ध में किसका पलड़ा भारी रहेगा। देखिए, ये जंग के हालात हैं। रूस भी ये मानता है कि आने वाले दिनों में नाटो के साथ कभी भी जंग हो सकती है और इसीलिए वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में लगे हैं। आपको याद होगा कि पिछले महीने की बात है जब जर्मनी के टॉप और डिफेंस ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे थे और उनका ऑडियो लीक हुआ था। उस ऑडियो के मुताबिक जर्मनी के टॉप ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे थे कि हमें अपने मिसाइल के जरिए कैसे क्रीमिया ब्रिज को ध्वस्त करना है। और उस ऑडियो लीक होने के बाद बहुत किरकिरी हुई थी जर्मनी की। तब से जर्मनी की सरकार बहुत सतर्क है। जर्मनी की सरकार या उनके डिफेंस के लोगों का मानना है कि रूस अलग अलग स्तर पर जासूसी करने में लगा है। आपने एक डेटिंग ऐप का उदाहरण दिया, कई और दूसरी तरह की चीजें हैं। और हाँ, मत भूलिए कि पिछले हफ्ते स्पेन में जो मौजूद था एक व्यक्ति जो कि रूस का पायलट था और रूस से धोखाधड़ी करके गया था, उसकी डेड बॉडी मिली। तो ना सिर्फ वहां पर जासूसी नेटवर्क एक्टिव है बल्कि रशियन जासूसी एजेंट। मनीष, क्या ये कहा जाए कि ये जो जासूसी नेटवर्क है रूस का, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर रहा है बल्कि सीक्रेट असैसिनेशन के भी मिशन को अंजाम दिया जा रहा है? क्या ये माना जाए? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पिछले दिनों रूस का एक पायलट जो कि यूक्रेन चले गया था और वहां पर 2 सैनिकों को मरवाया, अपना हेलीकॉप्टर दे दिया था, बदले में उसे करीब 50 लाख के आसपास पैसे मिले थे, माफ करिए 5 करोड़ के आसपास, और उसे लेकर वो स्पेन चले गया था। वहां पर कहा जाता है कि रूसी एजेंटों ने उसे गोली मार दी। तो आप समझ सकते हैं कि ना केवल जासूसी बल्कि ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रूसी एजेंसियों की तरफ से इस तरह के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और जो रूस के विरोधी लोग हैं, चाहे वो रूसी नागरिक हो या यूरोपियन हो,
उन सबको भी टारगेट किया जा रहा है। ये बात अब सामने आ चुकी है। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा था कि मॉडर्न वॉरफेयर तो ये है, लेकिन एक ट्रेडिशनल पैटर्न भी यहां पर नजर आ रहा है, खासकर जो जासूसी का नेटवर्क और साथ ही टारगेट किलिंग की जो घटनाएं सामने आ रही हैं। रूस यूरोप की जासूसी कर रहा है, ये तो हमने आपको बताया। वहीं यूरोप के लोगों को अपने पाले में करने की कोशिश भी जुटा हुआ है रूस। ब्रिटेन के 2 नागरिक रूसी सेना में शामिल हुए हैं, ऐसी खबर सामने आ रही है, जिनमें से एक शख्स एडन मेनिनिस पर जासूसी का उसके ऊपर आरोप है। कहा जा रहा है कि एडन ब्रिटेन में रहकर रूस के लिए जासूसी कर रहा था। दोनों ब्रिटिश नागरिकों का मानना है कि ब्रिटेन में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है, जिसकी वजह से वो दोनों रूसी सेना में शामिल हुए हैं। तो वहीं पूर्वी ब्रिटिश कमांडर ने एडन को गद्दार करार दिया है। तो देखिए, ऐसी जानकारियां भी सामने आ रही हैं। और 2 नागरिक जो कि रूसी सेना में आए हैं, उन्होंने स्टैंड भी लिया है। उन्होंने ये कहा भी है कि लोकतंत्र खत्म है ब्रिटेन में और इस वजह से हम रूस के साथ हैं। तो बड़ी जानकारियां क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं। ब्रिटेन का गद्दार पुतिन की सेना से प्यार, यानी कि ब्रिटेन को छोड़ के रूस का साथ दे रहे हैं। ब्रिटेन के 2 नागरिकों ने पुतिन के लिए हथियार उठा लिए हैं। एडन मेनिनिस ब्रिटेन के नेशनल फ्रंट का पूर्व सदस्य और एडन मेनिनिस पर ब्रिटेन की जासूसी करने का भी आरोप है। परिवार को रूसी सेना में शामिल होने की भनक तक नहीं लगी। परिवार ने पूरी तरह से एडन से संबंध तोड़ लिया है। एडन का दावा है कि ब्रिटेन एक फांसीवादी राज्य है, लोकतंत्र यहां खत्म है और रूसी सेना कई बार मदद की है। रूसी सेना की भरोसेमंद सेना है वो। पूर्व ब्रिटिश सेना कमांडर ने एडन को गद्दार भी घोषित कर दिया है। तो एडन को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आई है। और कौन है एडन, ये भी जरा देखिए। तो 37 साल की उम्र है इसकी, ब्रिटिश नागरिक बताया जा रहा है और पुतिन की सेना के लिए उसने हथियार उठाए हैं। अभी डॉनबास के डोनेस्क में तैनाती है। जेड पैट्रियट रूसी सेना में इंजीनियर, नेशनल फ्रंट का पूर्व सदस्य रह चुका है और लंबे सजायाफ्ता अपराधी का भी रिकॉर्ड है। और जनवरी में रूसी सेना में शामिल हुआ था। सेना में ईश्वर के काम में जुटने का दावा किया गया। रूसी सेना के लिए मरना मंजूर, यह कहा गया है उसकी तरफ से। और पुतिन सबसे महान राजनेता, ये एडन का कहना है। मनीष, ये एडन जैसे एग्जाम्पल अपने आप में यूरोप के लिए तो बड़े ही चिंताजनक संकेत। मैं आपको बताऊं कि जब मैं रूस यूक्रेन युद्ध कवर करने के लिए फ्रंट लाइन पर था, तो मेरी खुद मुलाकात अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी के ऐसे बहुत सारे लोगों से हुई जो वहां पर पुलिस में, सिक्योरिटी में बड़े बड़े पद पर थे और वो अब रूस में रह रहे हैं, रूसी नागरिकता ले चुके हैं या डोनबास में रह रहे हैं और रूस के लिए काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके सामने एडवर्ड स्नोडेन का है, जिन्हें रूसी नागरिकता भी हासिल हो चुकी है। तो लोग कहते हैं कि स्नोडेन हो या जूलियन असांज हो, इन सब के ऑपरेशन के पीछे क्रेमलिन का हाथ रहा है। ऐसी स्थिति में एडम की कहानी एक और एग्जाम्पल है। आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो पश्चिमी देशों में अपनी सरकार से खुश नहीं हैं और उनके पास महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल है, तो रूसी एजेंसियां उनका इस्तेमाल करती है, उनको अपने यहाँ पनाह देती है और साथ में अहम जानकारियां इकट्ठा करती है। तो फिर वही बात है जो हम लोग कहते हैं कि युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है, तो वहां तो युद्ध चल ही रहा है। और जब युद्ध चल रहा है तो फिर इस तरह की जासूसों को लाना, ले जाना और जासूसी करना, ये सब बहुत आम है। बिल्कुल। और चूंकि युद्ध बहुत लंबा खिंचता चला जा रहा है, ऐसे में हर तरह की रणनीति अपनाने की मजबूरी भी सभी देशों के पास है। रूस भी कोई अलग उदाहरण नहीं है। और देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध को 2 साल हो चुके हैं। 2 साल से यह वॉर जारी है। पुतिन लगातार यूक्रेन के इलाकों पर बमबारी कर रहे हैं। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही पुतिन को कह चुके हैं कि यह दौर युद्ध का दौर नहीं है। अब यूक्रेन के विदेश मंत्री उम्मीदों के साथ भारत आए और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ युद्ध से लेकर शांति पर बातचीत हुई। यह पहला मौका था जब यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा भारत की यात्रा पर आए। कुलेबा के विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों ने रूस के साथ यूक्रेन के जारी संघर्ष और इसके प्रभावों पर चर्चा की। एक अहम बात यह भी है कि स्विट्जरलैंड शांति वार्ता के लिए भारत ने अपनी हामी भरी है और इस बातचीत में हिस्सा लेने की बात भी कही है। तो भारत रूस का भी करीबी है और यूक्रेन का भी। दोनों देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। अब सवाल यह कि क्या रूस यूक्रेन जंग का समाधान भारत के पास है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। जरा इसको भी हम समझे कि ये सवाल भारत के सामने क्यों है। रूस यूक्रेन में शांति के लिए भारत
का अहम रोल माना जा रहा है और पुतिन ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी के संबंध अच्छे हैं, ये एक बड़ा आधार भी है इसका। मोदी पुतिन ज़ेलेंस्की से अलग अलग मुलाकात कर चुके हैं। मोदी पुतिन से कह चुके हैं कि ये युद्ध का दौर नहीं है, ये युद्ध का नहीं है, हमें शांति चाहिए। मध्यस्थता के लिए भारत सबकी पसंद बन सकता है अपनी स्थिति की वजह से। और जनवरी में स्विस सरकार ने भी एक बड़ी घोषणा की थी। रूस यूक्रेन युद्ध के शांति फॉर्मूले पर शिखर सम्मेलन में का ऐलान किया गया और ज़ेलेंस्की ने भारत को शिखर सम्मेलन का निमंत्रण दिया था। यूक्रेन को भी उम्मीदें हैं भारत से। बड़ा सवाल क्या है, क्या स्विट्जरलैंड समिट में भारत रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि भारत की सभी देश सुन रहे हैं, भारत शांति का पक्षधर है। आखिर क्यों रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौते के लिए भारत की तरफ दुनिया देख रही है? इसके पीछे की वजह क्या है? आपको इसकी तुलना भी हम समझाते हैं, ये भी जरा समझिए। अगर रूस की बात करें तो रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यानी कि जो ट्रेड पार्टनरशिप है भारत और रूस के बीच वो काफी बड़ी है और ट्रेडिशनल भी है। ये ट्रेड पार्टनरशिप ट्रेडिशनल है। यूक्रेन की बात करें तो 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार यहां पर $3.386 बिलियन का रहा है, यानी कि वहां से भी ट्रेड धीरे धीरे ग्रो करता रहा है। और युद्ध के दौरान में भी भारत रूस के इससे तेल खरीदता रहा। आपको याद होगा कि एस जयशंकर ने इस पर बड़ा स्पष्ट बयान दिया था तेल खरीद को लेकर, और भारत ने साफ स्टैंड किया था कि रूस से हमारे जो संबंध हैं वो रहेंगे, हम उस पर स्टैंड ले रहे हैं। और यूक्रेन की बात करें तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 25 साल में बढ़ा है। दोनों का अगर देखा जाए तो एक म्यूचुअल रिलेशन कई मामलों में बढ़ा है, व्यापार के अलावा भी। रूस की बात करते हैं तो 2025 तक द्विपक्षीय निवेश $50 बिलियन तक पहुंचेगा। ये एक लाइन है, एक ऐसी लाइन है यानी कि 2025 की, जब ये व्यापार काफी बड़े स्केल तक पहुंच जाएगा। यूक्रेन की बात करें तो कीव में स्कूलों के पुनर्निर्माण के लिए भारत की तरफ से आर्थिक मदद। अब यूक्रेन में चूंकि कंस्ट्रक्शन होना है, जो नुकसान हुआ है उसमें भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है। रूस की बात करें, दोनों देशों के बीच लंबे समय से रक्षा संबंध है। यह बात दुनिया में किसी से छिपी नहीं है कि बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है रूस भारत का, ट्रेडिशनल और बहुत ही रिलायबल। यूक्रेन की बात करें तो कीव के 3 स्कूलों के शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए भारत फंड दे रहा है। तो ऐसे में यूक्रेन के साथ एक अलग स्तर का संबंध भारत और यूक्रेन के बीच नजर आ रहा है। अब बाखमुट में रूस यूक्रेन की जंग को लेकर एक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं कि ये जंग यहां पर दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। बाखमुट को कब्जे में लेने की कोशिश में है यूक्रेन। बाखमुट के 70% इलाके में रूस का कब्जा है। बाखमुट में कई जगह आमने सामने की जंग भी चल रही है, लेकिन यूक्रेन के सामने चुनौती यह है कि 70% इलाका रूस के कब्जे में है। ऐसे में रूस के कब्जे से इस पूरे इलाके को मुक्त कराना युद्ध के 2 साल बाद यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि युद्ध यहां और गहराता जा रहा है जैसे जैसे यूक्रेन की कोशिशें बढ़ती जा रही हैं। तो बाखमुट में आमने सामने की जंग चल रही है। बाखमुट में रूस की भी तैयारी जबरदस्त है, नजर डालते हैं इस पर। देखिए, सैनिकों की बात करें, 52,000 सैनिक, टैंक 274 और आर्मर्ड व्हीकल 1,000 के करीब यहां पर तैनात है। रूस की जबरदस्त यहां पर घेरेबंदी है। आर्टिलरी सिस्टम की बात करें 150 और MLRS 120 यहां पर तैनात किए गए हैं रूस की तरफ से, यानी कि यूक्रेन के हर हमले का जवाब देने की तैयारी है। और बाखमुट रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है और इसके पीछे की वजह आप मैप में समझ सकते हैं। रूस की शुरू से ही नजर यहां पर रही है। रूस से सीमा की वजह से रूसी सप्लाई लाइन का पहला सेंटर है, एक बड़ा सप्लाई लाइन है और इस वजह से रूस किसी भी हालत में इस एरिया से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता। बाखमुट से क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क जैसे अहम ठिकानों में पहुंच आसान बन जाती है। ये एक ऐसा रूट तैयार होता है यहां से, खदान का शहर होने की वजह से बाखमुट का आर्थिक महत्व भी है। तो आप देखिए कि माइनिंग को लेकर यह कितना बड़ा सेंटर है। बाखमुट को यूक्रेन के मनोबल का किला कह चुके हैं ज़ेलेंस्की, और इस वजह से ज़ेलेंस्की की भी नजर इस पर है। विस्तार से हमने आपको बताया बाखमुट का जो इस वक्त स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है और साथ ही साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है। मनीष हमारे साथ मौजूद है, लगातार आपको बता रहे हैं वॉर से जुड़ी हर एक जानकारी। मनीष, अब सबसे बड़ा सवाल है कि रूस की इतनी बड़ी तैयारी, रूस के लिए बाखमुट इतना अहम, 2 साल के बाद रूस ने अपने पांव जमाए हैं। यूक्रेन भला कैसे बाखमुट हासिल करेगा? हमले किए जा रहे हैं लेकिन 70% अभी भी रूस का नियंत्रण।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल 20 मई को रूस ने बाखमुत पर विजय हासिल की थी और उसमें वैगनर फोर्स का सबसे बड़ा योगदान था। मैं खुद बाखमुत होकर आया हूं और मैं आपको बताऊं कि अभी जो यूक्रेन के आर्मी चीफ है जनरल सिरिस्की, उन्होंने उस समय जिद पकड़ ली थी कि हमें हर हालत में बाखमुत में लड़ाई लड़नी है और उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। आज अमेरिका और पश्चिमी देश सभी मानते हैं कि यूक्रेन को बाखमुत में उतनी ताकत नहीं झोंकनी चाहिए थी। कि मौत दोनों तरफ से हुई, रूस ने भी काफी सैनिक गंवाए, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों का अगर मैं कहूं तो 30 से 40% वहां पर खत्म हो गया था। इसके बाद से लगातार यूक्रेन की तमन्ना है कि वो बाखमुत पर दोबारा से कब्जा करे। अब चूंकि दोबारा सिरिस्की है, अभी आर्मी चीफ बने हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि बाखमुत को अगर हम कब्जा कर लेंगे तो पश्चिमी देशों का एक बार फिर हम पर भरोसा आएगा, पश्चिमी देश हथियार देंगे। लेकिन क्या ये हो पाएगा या फिर वो दिन में ही सपने देख रहे हैं, क्योंकि रूस को भी अंदेशा है और उसने वहां पर पूरी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल, वो तैयारी हमने दर्शकों को भी बताई विस्तार से कि कितनी बड़ी तैयारी है रूस की अपने पांव मजबूत रखने की। और देखिए, एक और अपडेट, यूक्रेन के काम नहीं आ रहे हैं चैलेंजर टैंक। जिन चैलेंजर टैंक को लेकर बड़े दावे थे, वो देखिए काम नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन के ब्रिटेन के भेजे चैलेंजर टैंक युद्ध भूमि पर बेअसर साबित हो रहे हैं। रूसी टैंकों का सामना नहीं कर पा रहे हैं चैलेंजर। इंटरनेशनल मैगजीन फोर्ब्स के हवाले से यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चैलेंजर को लेकर। तो चैलेंजर 2 टैंक के सामने क्या चुनौती है, जरा इसको भी समझिए और क्यों यह खबर सामने आई है कि वो टिक नहीं पा रहे हैं वॉर जोन में। चैलेंजर 2 टैंक में तेजी से मूवमेंट करना एक बड़ी चुनौती है। यूक्रेन को बिना आर्मर के भेजे गए हैं ये चैलेंजर टैंक और 3 टन का वजन इस टैंक को कम प्रभावी बनाता है। टैंक की सुरक्षा के खास इंतजाम भी नहीं है और चैलेंजर 2 टैंक की मेंटेनेंस बड़ी चुनौती है। ब्रिटेन की तरफ से 14 चैलेंजर टैंक यूक्रेन को भेजे गए थे। यूक्रेन की एयरबोर्न ट्रुप की 82 ब्रिगेड इसका इस्तेमाल कर रही है और फोर्ब्स की तरफ से यह दावा किया गया है कि ये फेल हो रहे हैं युद्ध के मैदान में। कितना खतरनाक रहा है चैलेंजर 2 टैंक, इसको लेकर बड़े दावे क्या है जरा देखिए। तो स्पीड की बात करें तो 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। रेंज 550 किलोमीटर, काफी लंबा रेंज। ताकत की बात करें 120 mm की L30A1 गन इसमें लगी है। मेन गन 50 राउंड फायर कर सकती है। घातक हथियार है इसमें, एक्सप्लोसिव स्क्वैश हेड फायर, ये सब कुछ। और बॉडी की बात करें 2000 mm स्टील आर्मर है। इस तरह से बताया जा रहा था कि चैलेंजर टैंक काफी मजबूत टैंक है। और यूक्रेनी रेजिमेंट में कितने टैंक हैं इस वक्त, जरा उसका भी हम जिक्र कर ले। तो एक तरफ आप देशों की लिस्ट देख रहे हैं, दूसरी तरफ टैंक कौन से हैं और उनकी संख्या क्या है। देखिए, अमेरिका ने अब्राम्स टैंक दिए 31 और ब्रिटेन का चैलेंजर 2 14 टैंक है। जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक 14 हैं और स्पेन का लेपर्ड 2 टैंक 14। ये यूक्रेन के पास है टैंकों की संख्या, जिससे वो रूस को युद्ध भूमि में बड़ी चुनौती दे रहा है। लेकिन चैलेंजर को लेकर फोर्ब्स के हवाले से ये जो खबर आ रही है, ये चिंता बढ़ाने वाली है यूक्रेन की। और अब जरा ऐसी इंटरनेशनल खबरों का भी जिक्र करते हैं जो कई देशों का सिरदर्द बन गई है। जी, कंबोडिया में चल रहा है दुनिया का सबसे बड़ा साइबर स्कैम। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो की आड़ में चल रहा है ऑनलाइन फ्रॉड। भारत के लोगों को भी हजारों करोड़ का चूना लगा चुके हैं। ये कंबोडिया के साइबर स्कैम पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता भी जताई है। तो देखिए, कंबोडिया से ये साइबर स्कैम किया जा रहा है, इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है और भारत में भी कई लोगों को शिकार बनाया गया है इस फ्रॉड के जरिए। तो कंबोडिया से साइबर फ्रॉड चीनी गैंग की करतूत मानी जा रही है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साइबर फ्रॉड में काम करने के लिए बड़े पैमाने पर भारतीयों की भर्ती की जा रही है। डेटा एंट्री की जॉब के नाम पर भारतीयों को कंबोडिया भेजा जाता है। कंबोडिया साइबर स्कैम गैंग इन लोगों का पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं और भारतीय युवाओं को बहुत खराब हालात में रखा जाता है। विदेश गृह मंत्रालय की मदद से सैकड़ों लोगों को कंबोडियाई गैंग से छुड़ाया गया। कंबोडिया के साइबर स्कैम गैंग में ज्यादातर चाइनीज गैंग शामिल है। मनीष, ये बड़ी चिंता की बात है। साइबर स्कैम तो हम सुनते थे, लेकिन कंबोडिया की जमीन से दुनिया के अलग अलग हिस्सों और खासकर भारत के युवाओं को इसमें ट्रैप किया जा रहा है।
बिल्कुल रवि, देखिए ये खबर हर भारतीय के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पास जब फोन आता है या आपके पास कोई ईमेल आता है कि आप पार्ट टाइम नौकरी कर लीजिए, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पॉर्न कॉल में फंस जा रहे हैं, वो उन सब का एपिसेंटर बन चुका है कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में अगर आप जाएंगे तो वहां बहुत सारे कसिनो हैं। विदेश मंत्रालय के कार्यक्रम में मुझे उन जगहों पर जाने का मौका मिला था, लेकिन कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग के पीछे आज की तारीख में चाइनीज गैंग इन्वॉल्व है। और सबसे पहले तो हमने बताया कि किस तरह से करीब 5000 भारतीयों को वहां पर साइबर स्लैब बना के रखा गया है और वो बहुत बुरी स्थिति में है। हालांकि विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय उनको वहां से निकालने की लगातार कोशिश कर रही है कंबोडियाई पुलिस के जरिए, लेकिन जो लाखों लोग हैं जो हम देश में रह रहे हैं वो इसका शिकार बन रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अभी जरूरत है कि आप सावधान रहें। किसी भी तरह का मेल आता है तो उसका रिस्पॉन्ड ना करें, क्योंकि आप जिसे ये सोचकर जवाब दे रहे हैं कि वो दिल्ली मुंबई में बैठा कोई शख्स है, असल में वो कंबोडिया में मेकोंग रिवर के पास किसी छोटे से ऑनलाइन सेंटर में बैठा हुआ आपके खिलाफ स्कैम कर रहा है। जी ठीक है, बहुत ही ये जरूरी जानकारी है तमाम दर्शकों के लिए और खासकर भारत के युवाओं के लिए। और अब देश के लिए डिफेंस से जुड़ी एक खबर, आकाश मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम का परीक्षण, मिसाइल से हवा में टारगेट को मार गिराया मिसाइल ने और वेस्टर्न कमांड ने टेस्ट की जानकारी दी। तो आकाश का सफल परीक्षण हुआ है और हवा में टारगेट को मार गिराया है इस मिसाइल ने, शॉर्ट रेंज मिसाइल। और इन तस्वीरों के बाद अब आपको आकाश मिसाइल सिस्टम की खासियतें बताते हैं, क्या खूबियां हैं उसकी। तो आकाश मिसाइल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की एक अहम कड़ी है। ये ताकतवर शॉर्ट रेंज हथियार है जो करीब 25 किलोमीटर तक जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। 90% तक एक्यूरेसी के साथ ये हिट करता है। इसे कई तरह के मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है, ये इसकी बड़ी खासियत है। युद्धक टैंक और ट्रकों से भी इसकी लॉन्चिंग संभव है, यानी कि मोबिलिटी काफी रहेगी इस मिसाइल को लेकर। एक साथ कई टारगेट को कई दिशाओं में भेजने में सक्षम है ये। 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये हिट करता है, जिसकी वजह से दुश्मन को संभलने का भी मौका नहीं मिलता है। सुमित चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, काफी क्विक है ये अपने टारगेट को हिट करने में आकाश। क्या भारत की ताकत बढ़ेगी आकाश के इस सफल परीक्षण के साथ? देखिए बिल्कुल रवि, एक बात तो तय है क्योंकि इसको बहुत डेडली और एक्यूरेट मिसाइल माना जाता है और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को ये बहुत मजबूत करता है। दरअसल आप जब शॉर्ट रेंज की बात करते हैं तब इसकी जो रेंज है वो 25 से 35 किलोमीटर की है। और इसका सबसे बड़ा फायदा कब होता है रवि, जब आपके लो फ्लाइंग जोन के अंदर कोई एयरक्राफ्ट घुस आता है, कोई ड्रोन घुस आता है और बहुत कोशिश करता है आपके इलाकों को सर्विलेंस करने की या फिर बम्बार्डमेंट करने की। तो ऐसे जो लो फ्लाइंग या फिर आप कह सकते हैं कि निचले स्तर पर आने वाले जो फ्लाइंग है, जो ऑब्जेक्ट है, उनको ये टारगेट कर सकता है। और इसकी एक्यूरेसी जिस तरीके से आपने बताया 90% से ज्यादा है, लेकिन इसकी रेंज पर लगातार काम हो रहा है क्योंकि रेंज करीबन 25 से 35 है, लेकिन इसको 45 किलोमीटर या फिर उससे भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि एयर डिफेंस का जो हमारा का मैकेनिज्म है वो और ज्यादा पुख्ता हो सके। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर हमारे जो सी एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, जैसे आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, तो ऐसे कोस्टल एरियाज में ऐसे लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और खास बात यह भी है कि पूरी तरीके से स्वदेशी है। तो भारत ना सिर्फ ये एक तरीके से प्रदर्शनी है अपनी क्षमताओं को दिखाने की, बल्कि ये भी कि कैसे दुनिया की तमाम दूसरे देश जो लगातार अपने रक्षा को मजबूत करना चाहते हैं वो भी भारत के इन हथियारों पर निर्भरता अपनी दर्शा सकते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी खूबी है कि भारत का अपना सेल्फ प्रोडक्शन और दुनिया के जो स्टैंडर्ड जो मिसाइल सिस्टम है उससे कम्पीट करता हुआ। और देखिए, भारतीय सेना ने फिर दिखाई है ब्रह्मोस की ताकत। एक और बड़ी जानकारी है आपको दे रहे हैं हम, लॉन्ग रेंज टारगेट पर सटीक निशाना। ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण का वीडियो आया सामने। तो आकाश के बाद देखिए ब्रह्मोस और लॉन्ग रेंज की ये मिसाइल है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, और काफी ताकतवर, काफी दूरी तक अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम ब्रह्मोस की सफल उड़ान और उसकी तस्वीरें आई हैं सामने।
तो देखिए भारत ने किस तरह से अपनी ताकत दिखाई। एक तरफ हम थोड़ी देर पहले आपको आकाश के सफल परीक्षण की तस्वीरें दिखा रहे थे, वो तस्वीर देखिए, शॉर्ट रेंज और बहुत ही घातक मिसाइल। दूसरी तरफ ब्रह्मोस मिसाइल जो कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल है और उसकी ताकत देखी गई इस वीडियो। तो भारत ने ब्रह्मोस की ताकत दिखाई। जी हां, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है और क्या क्या बड़ी बातें हैं ब्रह्मोस को लेकर, उस पर जल्दी से नजर डालते हैं। भारत की ताकत है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया है, जिसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया, जिसका वीडियो भी जारी किया गया है। और अंडमान निकोबार द्वीप के ऊपर से यह मिसाइल गुजरी है, वहां पर इसका परीक्षण हुआ और राइजिंग सन मिसाइल यूनिट ने इसका परीक्षण किया है। तो ब्रह्मोस की ताकत को दुनिया ने देखा है। एक बार फिर से मिसाइल से लॉन्ग रेंज टारगेट को हिट किया गया, लंबी दूरी के टारगेट को निशाना बनाया गया, लंबी दूरी के लक्ष्य पर सटीक हमले का यह परीक्षण भी सफल रहा है ब्रह्मोस के माध्यम से। तो भारत ने किस तरह से अपनी ताकत दिखाई है ब्रह्मोस के जरिए, और ब्रह्मोस की कुछ खास बातें और आपको हम बता रहे हैं। भारत रूस के साझा प्रोजेक्ट ब्रह्मोस को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम सुपरसोनिक ब्रह्मोस का दम दिखाने जा रहे हैं। क्या क्या खूबियां हैं इसकी। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये तीनों सेनाओं के लिए कारगर है, तीनों सेनाओं के लिए प्रयोग करने लायक है। कम ऊंचाई पर तेज उड़ान भरती है ब्रह्मोस मिसाइल, रडार को चकमा देकर बचने में सक्षम है। और चूंकि जैसा हमने आपको बताया कि ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है भारत और रूस का। देखिए ऑपरेशनल रेंज की बात करते हैं, क्या रेंज है इसकी, तो 9 से 1000 किलोमीटर। अधिकतम रफ्तार की बात करें तो 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। वॉरहेड यानी कितना विस्फोटक ले जा सकता है, 200 से 300 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है ब्रह्मोस। और आसमान की बात करें, ब्रह्मोस से लैस फाइटर जेट, जी हां, आसमान से भी हमला कर सकता है। जमीन की बात करें तो मोबाइल लॉन्चर से इसको फायर किया जा सकता है, यानी कि पोजीशन बदल बदल कर भी फायरिंग की जा सकती है जमीन से। और समंदर की बात करें तो वॉरशिप पनडुब्बी से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। यही हमने कहा शुरू में कि तीनों सेनाओं के लिए उपयोगी है। सुमित हमारे साथ जुड़े। सुमित, यही तो सबसे बड़ी ताकत है ब्रह्मोस की कि किसी एक नहीं बल्कि तीनों सेनाओं के लिए उपयोगी है। हवा से, जमीन से और समंदर से कहीं से भी टारगेट को हिट कर सकता है, वो भी लंबी दूरी की। बिल्कुल रवि, देखिए ये ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसके अलग अलग वेरिएंट्स लगातार हमारी फोर्सेस ने या फिर हमारे एजेंसीज ने डेवलप किए हैं, जिसका लैंड वर्जन हम लगातार दिखा रहे हैं कि ईस्टर्न कमांड ने अंडमान निकोबार कमांड से इसको टेस्ट किया। सबसे खास बात है कि इसकी जो वेरिएंट्स की जो कैपेसिटी है, जो रेंज है, वो अलग एक्सटेंडेड वर्जन में आ रही है। अभी आपको याद होगा इसी बार रिपब्लिक डे के दौरान इसके जो लैंड वर्जन जिसको हम दिखा रहे हैं, जिसका टेस्ट फायर एक बार फिर किया गया था अंडमान निकोबार से, वहां पर इसके लैंड वर्जन को 72% तक इंक्रीज कर दिखाया गया, उसके वेरिएंट को, रेजिमेंट को, जिसमें करीबन 450 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की रेंज कैपेसिटी को दिखाई दिया। और जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दरअसल ये उसी वेरिएंट का एक टेस्ट फायर था जो ईस्टर्न कमांड से किया गया। और खास बात ये कि ये रेंज लगातार आगे बढ़ाने के ऊपर काम चल रहा है और इसी की इसको एक्सेप्ट करना या फिर इसको लगातार कमीशन करने की बात जो की जा रही है, उसी के लिए ये टेस्ट किया गया था। ब्रह्मोस एक कारगर मिसाइल है जिसकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्यूरेसी बहुत पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी है इसकी। और सबसे खास बात ये कि इसके जो आप लैंड वर्जन हम बात कर रहे हैं, इसके जो सी वर्जन आप बात कर, जो इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है, और इसके जो आपके जो दूसरे जो इसके वर्जन है वर्जन, वो इंडियन एयरफोर्स लगातार इस्तेमाल कर रही है। और कई ऐसी कंट्रीज है, मैं आपको बताऊं, फिलीपींस हो, आपके इजिप्ट हो, वियतनाम, कई ऐसी कंट्रीज हैं जो लगातार इसको लेना चाहती है, इससे भारत से खरीदना चाहती है। और यही वजह है कि मैं आपको आकाश मिसाइल के बारे में भी बता रहा था, जिसको एक शॉर्ट मिसाइल सिस्टम कहा जाता है, एयर डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा ये ब्रह्मोस मिसाइल, ये ऐसी कुछ मिसाइल है बिल्कुल जिसको लेने की भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतीक है ये दोनों मिसाइलें। और दर्शकों को जैसा हमने बताया भी था सुमित कि ये भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर था, तो इसके नाम के बारे में भी अहम बात यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्कोवा नदी, ब्रह्मोस, इन दोनों के नामों को मिलाकर ही इसका नाम रखा गया। तो ये भी अपने आप में एक दिलचस्प है कि दो बड़े प्रतीकों का संगम है ब्रह्मोस मिसाइल। शुक्रिया सुमित आपका हमसे जुड़ने के लिए, ये अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ी खबर है, आइसलैंड में फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और ग्रिंडविक के नजदीक में जबरदस्त ज्वालामुखी फटा है। काफी ऊंचाई तक उठती दिखी आग की लपटें और आइसलैंड में चारों तरफ फैला लावा। तो
तो देखिए तस्वीरें आइसलैंड में किस तरह से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और चारों तरफ आइसलैंड में चारों तरफ ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा फैल रहा है। और वहीं अफ्रीकी देश में साइक्लोन ने तबाही मचाई। मेडागास्कर में साइक्लोन के बाद भारी बारिश हुई है। अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। साइक्लोन की वजह से जबरदस्त तबाही हुई है, 11 लोगों की मौत हो गई है साइक्लोन की वजह से, कई लोग अभी भी लापता बताया जा रहा है। मेडागास्कर में साइक्लोन ने जबरदस्त तबाही मचाई है और उसके बाद बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। इधर अपने देश की बात करें तो जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फबारी हुई है। मार्च एंड में पहाड़ों पर बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा गुरेज। तो जम्मू कश्मीर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए मार्च खत्म हो रहा है लेकिन इस दौरान भी भारी बर्फबारी हुई है गुरेज में, और पूरे गुरेज में आप देखिए गुरेज सेक्टर में किस तरह से सफेद बर्फ की चादर बिछ गई है हर तरफ। तो मौसम ने करवट ली है जम्मू कश्मीर में। गुरेज सेक्टर की ये तस्वीरें आज की हैं जब भारी बर्फबारी हुई है, मकान से लेकर सड़कों तक सब कुछ बर्फ से पटा पड़ा है।